हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीएड सेमेस्टर 3 का जम्मू यूनिवर्सिटी का टीचिंग ऑफ सोशल साइंस का कोर्स नंबर जो हमारा 302 है उसके यूनिट नंबर 1 के नोट्स। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है नेचर ऑफ सोशल साइंस कि सोशल साइंस का नेचर कैसा होता है। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, जैसे कि हमारा हो गया सोशल साइंस जो भी होती है वो बेसिकली क्या करती है, हम उस पर डिस्कस करते हैं ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पीपल एंड हाउ दे बिहेव, कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं और कैसे एक दूसरे के साथ ग्रुप में रहते हैं। तो ठीक है, सोशल साइंस क्या हुई, अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल। द नेक्स्ट पॉइंट सेज सोशल साइंस जो है वो कवर करती है बड़ी लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, जैसे डिफरेंट एरियाज कि कैसे सोसाइटी आपस में काम करती हैं, कैसे पीपल वहाँ पे सर्टन चॉइसेस क्यों ही बनाते हैं और कैसे हम कल्चर को डेवलप करते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें हमारा कि सोशल साइंस जो है वो यूज़ करती है फैक्ट्स और एविडेंसेस को फिगर करने के लिए कोई थिंग। ठीक है, ये लुक करती है एट रियल लाइफ एविडेंसेस पे या सिचुएशंस पे, और क्या करते हैं हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं डाटा अंडरस्टैंड करने के लिए कोई पैटर्न और कोई ट्रेंड। ठीक है, अब हम फोर्थ पॉइंट पे मूव करते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा हमें ये कहता है कि जो पीपल होते हैं वो सब यूनिक होते हैं। तो जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं उनका ये मानना है कि हर एक इंसान सेम नहीं होता, हर एक इंसान डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंटली बिहेव करता है और सेम सिचुएशन में भी डिफरेंटली बिहेव करता है। तो यहाँ पे हम सीखते हैं कि कैसे डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जो कल्चर हो गई, किसी की अपब्रिंगिंग हो गई, किसी कोई इन्वायरमेंट हो गई, वो कैसे कैसे मतलब कि इफेक्ट करती है किसी पर्सन को। कैसे हम इसमें स्टडी करते हैं कि कैसे डिफरेंट फैक्टर्स किसी के बिहेवियर को शेप आउट करते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है इसमें हमारा सोशल साइंस है जो वो एक बोरो करती है आइडिया फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज। ठीक है, जैसे साइकोलॉजी पे चलती है, इकोनॉमिक्स पे चलती है, हिस्ट्री पे चलती है, और इन सबको मिला के हमें एक पूरी प्रॉपर पिक्चर मिलती है ह्यूमन बिहेवियर की और एक सोसाइटी की। ठीक है, सिक्स पॉइंट है हमारा कि जो सोसाइटी और पीपल होते हैं वो टाइम के साथ बदलते रहते हैं। ठीक है, और जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो इंटरेस्टेड हैं जानने में कि हाउ एंड व्हाई दीज चेंजेस आर हैपन, कि ये सब क्यों होता है और इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं इंडिविजुअल पे भी और कम्युनिटीज पे भी। ठीक है, अब सोशल साइंस है हमारी नेक्स्ट पॉइंट, सेवन पॉइंट है हमारा सोशल साइंस जो है वो जस्ट नॉट द थ्योरी, दे हेल्प अस टू सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम ऑल्सो, कि कैसे पॉवर्टी को सॉल्व करना है, कैसे डिस्क्रिमिनेशन खत्म करनी है, कैसे क्राइम को खत्म करना है बाय स्टडिंग देयर कॉजेज एंड द सॉल्यूशंस। ओके, द नेक्स्ट थिंग वी हैव 8 पॉइंट, दैट इज द सोशल साइंस हैव अ रूल्स टू मेक श्योर देयर रिसर्च इज फेयर एंड रिस्पेक्टफुल। ठीक है, तो और यह क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है पीपल की प्राइवेसी और ट्रीट करती है एवरीवन को व्हेन दे स्टडी विद द काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, ये किसी को जस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं करती किसी भी बेसिस के ऊपर। द नाइन्थ वन इज सोशल साइंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे सोसाइटी फंक्शन करती हैं और कैसे हम उनको बेटर बना सकते हैं। ठीक है, ये प्रोवाइड करती हैं प्रॉपर एक इंसाइट कि कैसे हम पॉलिसीज इंप्रूव कर सकते हैं, एजुकेशन इंप्रूव कर सकते हैं, हेल्थ केयर इंप्रूव कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों को इंप्रूव आउट कर सकते हैं। तो सोशल साइंस का 10th पॉइंट है हमारा कि उसका नेचर कैसे होता है, ये है कि वो बिग प्रॉब्लम्स को टैकल करती है जो ह्यूमन नेचर के बारे में होती हैं, सोसाइटी के बारे में होती हैं, वर्ल्ड के बारे में होती हैं। यहाँ पे हम वो क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करते हैं और हम सीखते हैं अबाउट आवर सेल्फ एंड द वर्ल्ड वी आर लिविंग। तो आप सबको पता होगा, जब आपने सोशल साइंस पढ़ी होगी वहाँ पे आपने हिस्ट्री भी पढ़ी होगी, सिविक्स पढ़ी होगी, ज्योग्राफी पढ़ी होगी और इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी। तो हिस्ट्री में आपने देखा कि कल्चर्स कैसे थे, लोग कैसे बिहेव करते थे, किस तरह पे क्या चीज़ें चलती थी, किस में पानी पीते थे, किस में खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, ये सब कुछ। ठीक है, तो दिस इज़ द सोशल साइंसिंग। देन आपने सोशल साइंस में ज्योग्राफी भी पढ़ी, जिसमें आपको पता लगा कि हमारा कल्चर कैसा है, डिफरेंट एरियाज कैसे हैं, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, खुद को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे किस वेदर में अपने आप को सूटेबल करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज इकोनॉमिक्स। हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा कि कैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ चलती है, कैसे पॉवर्टी है, किस बेसिस पे पॉवर्टी है, कौन अमीर है, कौन किस बेसिस पे गरीब है, कैसी हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, कौन कौन से हमारे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, करियर्स हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं। एंड देन एक सिविक्स में हमने लॉज बनाए, कुछ रूल्स बनाए जिसको फॉलो आउट करके हमने एक गवर्नमेंट को फॉर्म आउट किया और हमने उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया। तो ये थी बेसिकली सोशल साइंस का एक प्रॉपर नेचर।
द नेक्स्ट थिंग इज अ डिफरेंस बिटवीन नेचुरल साइंस एंड द सोशल साइंस। तो सबसे पहले हमारी जो नेचुरल साइंस है वो स्टडी करती है अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड, जैसे कि नेचुरल फिनोमिना, जबकि सोशल साइंस स्टडी करती है ह्यूमन के बिहेवियर पे, सोसाइटी के और सोशल इंटरेक्शंस पे। अब इसके एग्जांपल क्या है नेचुरल साइंस की, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी जैसी चीज़ों पे काम करती है, जबकि सोशल साइंस सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोसोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी वाली चीज़ों पे काम करती है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट द फोर्थ पॉइंट इज अ मैथडोलॉजी। तो यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल साइंस में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और क्वांटिफाइएबल डाटा को कलेक्ट करते हैं, जबकि सोशल साइंस पे हम मिक्स करते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स को। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज द लॉज एंड द थ्योरीज। अब क्या होता है, नेचुरल साइंस में हम क्या करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं कोई यूनिवर्सल लॉज या फिर थ्योरीज को, जबकि सोशल साइंस में हम डील अप करते हैं विद द कॉम्प्लेक्स और कंटेंट डिपेंडेंट फिनोमिनास पे। ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें चल रही होती हैं या कोई कंटेक्स्ट डिपेंडेंट चीज़ें होती हैं, लाइक टू से कि लोगों की प्रॉब्लम्स, उन चीज़ों पे हम डील आउट करते हैं। नेचुरल साइंस प्रिडिक्ट करती है आउटकम विद हाई प्रिसीजंस, ओके, एंड बट द सोशल साइंस प्रिडिक्ट करती प्रिडिक्शंस वो भी इन्फ्लुएंस हो जाती हैं बहुत सारे न्यूमरस वेरिएबल फैक्टर्स पे, क्योंकि यहाँ पे हर इंसान की प्रॉब्लम का सोल्यूशन अलग तरह से है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज अ नेचुरल साइंस कंट्रोल वेरिएबल करते हैं ऑफन इन द एक्सपेरिमेंट, ऑफन एबल टू कंट्रोल द वेरिएबल इन द एक्सपेरिमेंट, जबकि सोशल साइंस में वेरिएबल आर ऑफन डिफिकल्ट टू कंट्रोल इन रियल वर्ल्ड सेटिंग्स। हम उन चीज़ों को रियल वर्ल्ड सेटिंग में तरोड़ मरोड़ के नहीं सेटअप कर सकते। अगर किसी को गरीबी है तो वो गरीब ही रहेगा, हमारा उस वेरिएबल को चेंज करने से कभी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाएगी। आगे है प्रोडक्टिबिलिटी। तो जो हमारी प्रोड्यूसिबिलिटी जो हमारी है इसमें नेचुरल साइंस में वो ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट आती है, जबकि सोशल साइंस में ये फाइंडिंग्स ऑलवेज नॉट ईजिली रिप्रोड्यूस, क्योंकि हमें ईजिली नहीं पता लग पाता है कि भाई कैसे, क्योंकि अगर हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसको 15 चीज़ों पे ट्राई आउट करते हैं, 15% पे ट्राई आउट करते हैं, तो हर 15% का रिजल्ट में भी डिफरेंट आ जाए। ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट द नेचुरल साइंस, वहाँ पे रिलेटिवली फ्यूअर एथिकल कंसर्न होते हैं इन द एक्सपेरिमेंट, और जबकि सोशल साइंस में ये हमें नेविगेट कर देता है टूवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स एथिकल कंसिडरेशंस। ठीक है। और जो हमारी नेचुरल साइंस होती है वो मिनिमाइज करती है ह्यूमन बायस को एंड ऑब्जर्वेशनल एंड एनालिसिस, जबकि हमारी सोशल साइंस एक्नॉलेज करती है और कंसिडर करती है इन्फ्लुएंस ऑफ अ ह्यूमन बायसनेस। एंड इन द नेचुरल साइंस यहाँ पे होती है ऑफन लेड टू द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जबकि सोशल साइंस एड्रेस करता है सोशल इश्यू को और इन्फॉर्म करता है पॉलिसी मेकिंग को। ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंस। नाउ द नेक्स्ट इज अ यूनिकनेस ऑफ डिसिप्लिन्स इन सोशल साइंस। ठीक है। द डिवर्स डिसिप्लिन विद इन द सोशल साइंस आर ऑफन रिस्पेक्टिव एंड मेथोलॉजीज फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन सोसाइटी एंड द बिहेवियर। सो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बोला, जब आपने सोशल साइंस पढ़ा होगा वहाँ पे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। तो हमारा पहला पॉइंट इसमें हमें ये कहता है इकोनॉमिक्स, ये आपको बताती है कि कैसे पीपल, हाउ पीपल एंड द सोसाइटी आर मेक, वो कैसे बनी है, वो कैसे शेयर करनी है, कैसे वो मनी को यूज़ कर रही हैं, और द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट ये कैसे रिसोर्सेज को यूज़ आउट कर रही हैं। इट इज़ अबाउट हाउ पीपल एंड द सोसाइटी मेक, शेयर एंड यूज़ मनी एंड द रिसोर्सेज। द नेक्स्ट यूनिकनेस ऑफ डिसिप्लिन इज़ अ हिस्ट्री। यहाँ पे हम लर्न करते हैं अबाउट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट टू अंडरस्टैंड हाउ इट इफेक्ट्स आवर टुडे, कि कल प्रीवियस एज में ये कैसे हुआ था और इस प्रॉब्लम का असर आज की जनरेशन पे भी कैसे हो सकता है, या इस तरह के अगर सिमिलर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या उसका असर हो सकता है। द नेक्स्ट थिंग इज अ पॉलिटिकल साइंस। ये फिगर आउट करती है कि हाउ गवर्नमेंट वर्क, हाउ पीपल मेक द डिसीजन इन पॉलिटिक्स एंड हाउ कंट्री इंटरेक्ट विद ईच अदर। ओके, तो ये चीज़ हम पॉलिटिकल साइंस में देखते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज द सोशियोलॉजी। यहाँ पे हम स्टडी करते हैं अबाउट द हाउ पीपल बिहेव इन द ग्रुप, लाइक फैमिलीज में कैसे बिहेव करते हैं, कम्युनिटी में कैसे बिहेव करते हैं, एंड वाई दे एक्ट द वे दे डू, वो क्यों ऐसा एक्ट करते हैं, हम ये भी इसमें सीखते हैं। फिफ्थ इज अ स्टैटिक्स। यहाँ पे हम यूजिंग अ नंबर करते हैं तो ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें इंफॉर्मेशन बेटरली कि हाउ मैनी पीपल डू समथिंग और हाउ दे लाइकली समथिंग इज टू हैपन। ठीक है, कि कौन से लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा कैसा नंबर चल रहा है, कितने लोग काम करते हैं, कितने लोग काम नहीं करते हैं, इस तरह की चीज़ों को जानने के लिए हम स्टैटिक्स का यूज़ करते हैं। दिस थिंग सिक्स्थ पॉइंट इज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे मैनेजिंग एंड इम्प्रूविंग होती है हाउ गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू प्रोवाइड सर्विसेज एंड मेक पॉलिसीज।
ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इन दिस इज एंथ्रोपोलॉजी। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट कल्चर्स को, सोसाइटी को, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि जो हाउ पीपल लिव एंड व्हाई दे डू थिंग्स डिफरेंटली, कि कैसे पीपल रहते हैं और वो सब अलग अलग चीज़ें क्यों करते हैं। ठीक है। लॉज हैं हमारे, यहाँ पे हम लर्न करते हैं अबाउट द रूल्स एंड द सिस्टम जो हेल्प करते हैं सोसाइटी को रन करने के लिए स्मूथली एंड फेयरली। इसमें हमारी एजुकेशन आती है, जहाँ पे टीचिंग और लर्निंग अबाउट द डिफरेंट सब्जेक्ट, जहाँ पे हम स्किल्स और आइडिया के बारे में सीखते हैं जो हमें हेल्प आउट करती हैं पीपल को ग्रो करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए वर्ल्ड। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज अ बिहेवियर साइंस। हम यहाँ पे लुक करते हैं कि वाई पीपल एंड एनिमल एक्ट द वे दे डू एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, कि कैसे वो भाई रहते हैं और कैसे वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज अ ज्योग्राफी, जहाँ पे हम स्टडी अबाउट द अर्थ करते हैं कि मॉन्यूमेंट्स, रिवर्स कैसे हैं और हाउ पीपल एंड द नेचर इंटरेक्ट विद डिफरेंट प्लेसेस। ओके। द 12th पॉइंट इज अ साइकोलॉजी। ओके, यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं माइंड्स वर्क एंड वाई वी थिंक एंड फील द वे वी डू, हम ऐसा क्यों करते हैं या हम ऐसा क्यों सोचते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें सोचते हैं। द 13 वन इज द मैनेजमेंट, यहाँ पे हम मेक श्योर करते हैं कि थिंग्स गेट डन efficiently in business and organization like a planning, leading teams. Okay, and in the 14th which is a business study, यहाँ पे हम learn करते हैं about how business work, like कैसे हम money बना सकते हैं, कैसे हम market product बना सकते हैं, कैसे हम people को manage कर सकते हैं। अब यहाँ पे है यूनिकनेस ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स होते हैं सोशल साइंस में, जहाँ पे हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं आइडियाज़ और मेथड फ्रॉम द डिफरेंट सब्जेक्ट, ताकि हम कोई कम्प्लेक्स इशू को बेटरली अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास पहला पॉइंट है मिक्सिंग ऑफ अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, मिक्सिंग करनी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू की। इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग एट द प्रॉब्लम फ्रॉम द वन एंगल, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी में हम क्या करते हैं, ब्रिंग आउट करते हैं आइडियाज़ फ्रॉम द वेरियस सब्जेक्ट्स, जैसे कि हम सोशोलॉजी भी लेके आएंगे, साइकोलॉजी भी लेके आएंगे, इकोनॉमिक्स भी लेके आएंगे, और इसकी वजह से हमें एक बेटर बिगर पिक्चर मिलेगी, जिसकी वजह से हम एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है उसको देख पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम, जो सोशल साइंस प्रॉब्लम जैसे कि क्लाइमेट चेंज होगी, पॉवर्टी हो गई, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। ठीक है। तो इंटरडिसिप्लिनरी जो स्टडी होती है वो हमें इस तरह की बिग इश्यूज़ को हेल्प करती है टेकल करने में। यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉट्स ऑफ फैक्टर एट वंस ओनली। ठीक है। अब थर्ड हमारा पॉइंट है इसमें ब्रेकिंग ओल्ड रूल्स। ओके, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी चैलेंज करती है यूजुअल वे ऑफ डिवाइडिंग अप द सब्जेक्ट्स इन द स्कूल। ठीक है। ये हमें एक्सप्लोर कराती है टॉपिक्स दैट माइट नॉट फिट नीटली इनटू वन कैटेगरी, कि ये टॉपिक भाई इस कैटेगरी में अच्छे से नहीं बैठ रहा, इसको डिवाइड कर दो दूसरी कैटेगरी में। ओके। नेक्स्ट वन इज अ फाइंडिंग बेटर सोल्यूशंस बाय यूजिंग द आइडिया फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। इंटरडिसिप्लिनरी सर्च हमें हेल्प करती है केम अप विद द न्यू एंड क्रिएटिव सोल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। ठीक है। अब 5th पॉइंट है इसमें हमारा वर्किंग टुगेदर। इंटरडिसिप्लिनरी जो सर्च होती है वो हमें इन्वॉल्व करती है टीम वर्क में, जहाँ पे पीपल डिफरेंट बैकग्राउंड से आपस में मिलके काम करते हैं और वो शेयर करते हैं अपने आइडियाज़ को और कम अप विद होते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, कि भाई वर्ल्ड एग्जैक्टली काम करता कैसे है। नेक्स्ट इज अ लर्निंग मोर फॉर स्टूडेंट्स। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफर करती है चांस टू लर्न अबाउट द लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स एट अ वंस। ये हेल्प करती है हमें सीखने के लिए कि हाउ सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड इन आवर रियल लाइफ, जो ये किताबें हम पढ़ते हैं वो रियलिटी में कैसे लिंक्ड हैं। ठीक है। द 7th पॉइंट इज अडेप्टेड टू चेंज। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी कैन चेंज एंड ग्रो over the time. They are flexible enough to include new ideas and the way of thinking as the world changes. ठीक है। तो बेसिकली हमारी दो तरह की यहाँ पे सोशल साइंस थी, एक थी हमारी डिसिप्लिन्स में, एक थी हमारी इंटरडिसिप्लिनरी। डिसिप्लिन में हमने क्या किया, जैसे हमने इकोनॉमिक्स को अलग से पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि भाई पैसा कहाँ से आता है, गरीबी क्या है, कैसे लोग यूज़ करते हैं। फिर हमने हिस्ट्री में पढ़ा कि भाई पास्ट कैसा था और आज हमारा उससे कैसा होगा। हमने कुछ पॉलिटिकल साइंस में जाके रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े। सोशियोलॉजी से हमने पढ़ा कि कैसे लोग आपस में बिहेव करते हैं। स्टैटिक्स से हमने जाना कि कितने लोग गरीब हैं, कितने अमीर हैं, कैसा क्या चल रहा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने हेल्प आउट की रूल ऑर्गेनाइजेशंस को या गवर्नमेंट को पॉलिसीज मैनेज करने में। ठीक है। आगे जाके हमने पढ़ा लॉज, हमें लॉज से पता लगा कि कैसे उन लॉज को फॉलो करके सोसाइटी वर्कआउट करती है। एजुकेशन ने हमें
डिफरेंट स्किल्स और सब्जेक्ट सिखाए। बिहेवियर साइंस ने हमें बताया कि एनिमल्स कैसे बिहेव करते हैं, कैसे पीपल उनके साथ एक्ट करते हैं। ज्योग्राफी ने हमें हमारे माउंटेन्स, रिवर्स, हमारी सराउंडिंग के बारे में बताया। साइकोलॉजी ने हमें बताया कि भाई हमारा माइंड कैसे वर्क करता है और हम ऐसा ही क्यों करते हैं किसी सोल्यूशन में या किसी प्रॉब्लम में। और बिजनेस स्टडीज़ ने हमें बताया कि बिजनेस को कैसे करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे मैनेज करना है। अब बात आती थी इंटरडिसिप्लिनरी की। जब किसी प्रॉब्लम को, जब कोई चीज़ बड़ी कम्प्लेक्स बन जाती थी, कोई प्रॉब्लम, और वो सिर्फ एक हिस्ट्री के सब्जेक्ट को लेके सॉल्व आउट नहीं हो पाती थी, उसमें उसके लिए पॉवर्टी का लेके भी आना ज़रूरी पड़ गया था, या सॉरी इकोनॉमिक्स का लेके आना भी ज़रूरी पड़ गया था। तो उस टाइम हमने इंटरडिसिप्लिनरी लेके आए, जहाँ पे हमने एक एंगल या एक सब्जेक्ट को ना लेते हुए डिफरेंट सारे सब्जेक्ट्स को लेके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। जैसे कि हमें पता लगा कि भाई यहाँ पे पॉवर्टी है। अब यहाँ पे गरीबी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे उनको बेरोजगार नहीं मिलता, या यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आता, ये बहुत पहाड़ी एरिया है। तो इसके साथ पढ़ते पढ़ते हमें पॉवर्टी का जब हमने पढ़ा तो हमें पता लगा कि भाई यहाँ पे क्लाइमेट इफेक्ट के कारण पॉवर्टी हो रही थी, तो हमें इसमें ज्योग्राफी को भी इंक्लूड आउट करना पड़ा। तो ये सारी हमारी थी इंटरडिसिप्लिनरी चीज़ें। अब हम चलते हैं सोशल इश्यूज़ की तरफ और उनके एसोसिएटेड फैक्टर्स की तरफ। सोशल इश्यूज़ इन इंडिया आर अ प्रॉब्लम जो इफ़ेक्ट करती है हमारी होल सोसाइटी को भी और उसके बीच के इंडिविजुअल पार्ट को भी। ये हार्मफुल है और अनवांटेड कंडीशंस हैं जिनको हमें ज़रूर एड्रेस करना चाहिए और इनको कहीं ना कहीं जाके ख़त्म करना चाहिए। सबसे बड़ा हमारा सोशल इशू आज तक चला आ रहा है जो है कास्ट सिस्टम। तो ये एक सिस्टम है जहाँ पे पीपल्स को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशल क्लासेस फ्रॉम बर्थ। जब से वो पैदा होते हैं तब से ही, मेनली बेस्ड अपॉन देयर प्रोफेशंस। ठीक है, इट इज बीन सराउंडेड फॉर द लॉन्ग टाइम एंड लाइन टू द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि आपने पीछे अपनी हिस्ट्रीज में पढ़ा होगा कि जो लो कास्ट लोग होते थे या जो स्वीपर का काम करते थे या कुछ ऐसा होता था, तो लोग उनको वहाँ छूने नहीं देते थे, अपनी क्लास में बैठ के पढ़ने नहीं देते थे, अपने गिलास से पानी नहीं पीने देते थे, अपने बर्तनों को टच नहीं करने देते थे। तो दीज थिंग्स आर द प्रॉब्लमेटिक। ये कास्ट सिस्टम था, किसी का कसूर ना होते हुए भी ऑन द डे ऑफ द बर्थ एक छोटे से एक दिन के पैदा हुए बच्चे को भी उसी बुरी तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था जिसको पता भी नहीं होता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और आज तक ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे होता है। प्रेजेंटली कम होता होगा, बट 50% जब आप किसी गाँव वाली साइड जाओगे तो ये कास्ट सिस्टम अभी भी कहीं ना कहीं लोगों को इफेक्ट करता होगा। नेक्स्ट थिंग सी हमारी इसमें पॉवर्टी। जो पॉवर्टी थी उसका ये था कि हमारी इनफ नीड्स या हमारी बेसिक नीड्स का पूरा ना हो पाना। लाइक इंसान को प्रॉपर फूड ना मिलना, पहनने को कपड़े नहीं मिलने और रहने को शेल्टर भी ना होना। इसकी वजह से लाइफ वेरी हार्ड हो गई थी उन लोगों की, फॉर खासकर उन दोज पीपल्स के लिए जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे थे। ना उनके पास खाने को खाना था, ना पहनने को कपड़े और ना रहने के लिए छत। ठीक है, आपने देखा होगा अभी भी लेबर क्लास वगैरह लोग यहीं पे इन पॉवर्टी को झेलते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज अ चाइल्ड लेबर। अब यहाँ पे क्या था, दिस इज व्हेन द चाइल्ड को मजबूर किया जाता था कि भाई तू स्कूल नहीं जाएगा, तू खेलेगा नहीं, तू क्या करेगा, तू काम करेगा। इट इज अ वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम इन इंडिया इवन दाउ इट्स रॉन्ग टू मेक अ चिल्ड्रन वर्क। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज अ चाइल्ड मैरिज। पुराने टाइम में भी और आज की डेट में भी कई पुराने इलाकों में चाइल्ड मैरिज कराई जाती है, जब खासकर लड़कियों की, जो बिफोर दे आर लीगली अलाउड टू मैरी दे आर फोर्स टू बी मैरी। ठीक है, और इससे क्या हुआ, बहुत सारी लड़कियों को हेल्थ प्रॉब्लम होने लगी, उनकी फ्यूचर प्रॉब्लम होने लगी और उनकी लाइफ कहीं ना कहीं इफेक्ट होने लगी। द फिफ्थ वन इज इलिटरेसी। नो बीइंग able to read or write is a big issue in India. ठीक है, it holds a back to the country progress and make it hard for people to get ahead. तो लिटरेसी बढ़ने लगी, बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं गया, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पढ़ लिख नहीं पाए, वो इवन पढ़ भी नहीं पाते थे, जिसकी वजह से हमारा इंडिया कहीं ना कहीं ग्रो नहीं कर पाता इतने अच्छे तरीके से। लो स्टेटस ऑफ अ वुमेन। वुमेन को लो स्टेटस ही दिया जाता है, उनको इन्फीरियर ही समझा जाता है मैन से, जबकि ये चीज़ अनफेयर है और ये हमारी सोसाइटी का एक नैरो माइंडसेट है। ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी होती है यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है वुमेन्स को इन द वर्क प्लेसेस। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे
सेम अपॉर्चुनिटी और पे नहीं दी जाती वुमेन और मैन को जब वो काम करती हैं। डाउरी सिस्टम हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, जहाँ की ब्राइड को शादी करके भेजते थे तो ब्राइड की फैमिली से पैसा मांगा जाता था, गिफ्ट मांगा जाता था ग्रूम की फैमिली की तरफ से बिफोर मैरिज, और ये एक अनफेयर है और ये एक फाइनेंशियली स्ट्रेन देता था ब्राइड की फैमिली को। अल्कोहलिज्म, ठीक है, अल्कोहलिज्म क्या है कि दो टू मच ऑफ द ड्रिंकिंग ऑफ द अल्कोहल कैन हार्म अ पर्सनस हेल्थ एंड लेड टू द एडिक्शन विच कंसिडर्ड अ डिसीज, ठीक है, बहुत ज़्यादा शराब पीना, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज अ सुपरस्टिशन, बिलीव करना सुपर नेचुरल फोर्सेस पे, बैड इवेंट्स इज कॉमन, इवन द साइंस डज नॉट सपोर्ट इट, तब भी वो कहते हैं कि भाई ऐसी चीज़ होती है। साइंस नहीं मानती कि तुम्हें किसी की नज़र लग गई है, बट हम लोग अभी भी मानते हैं कि हमें किसी की बुरी नज़र लग गई है या किसी ने हम पे कुछ कर दिया है, ठीक है ना। नेवेंथ पॉइंट इज रिलीजियस कन्फ्लिक्ट होते हैं, वायलेंस हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के बेस के ऊपर, और ये बहुत हार्म और सफरिंग पैदा करती है। नेक्स्ट थिंग इज beggary, people who are extremely poor might resort for begging to survive, which is a sad situation। वो मांग के काम पैसा कमाते हैं और अपना पेट भरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अ जेवलियन डेलिक्वेंसी, जब टीनेजर कमिट करते हैं क्राइम बिकॉज दे डोंट फुलफिल अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसी इज कॉल्ड द जेवलियन डेलिक्वेंसीज, ठीक है। जबकि कोई टीनेजर कमिट कर देता है क्राइम क्योंकि कोई उसको समझता नहीं है या उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है बट कोई उसको देता नहीं है, तो वो क्या करता है, वो क्राइम करने लग पड़ता है। द फोर्थ वन इज़ अ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये एक सीरियस क्राइम है जहाँ पे पीपल को रिक्रूट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है और हेल्ड किया जाता है अगेंस्ट देयर विल, ऑफन फॉर द सेक्सुअल एक्सप्लोनेशन और फोर्स फॉर द लेबर। ये एक मेजर प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में। आपने क्राइम पेट्रोल कभी देखा होगा तो आपने देखा होगा कि भाई वहाँ पे लोगों को बेच देते हैं, ये करते हैं, तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। द 15th पॉइंट इज आवर द नेक्स्ट पॉइंट इज जो हमें नेक्स्ट चीज़ करनी है वो हम पढ़ रहे हैं सोशल इकोनॉमिक इश्यूज और उनकी एसोसिएटेड फैक्टर। तो सबसे पहला हमारा इकोनॉमिक इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का होना, ठीक है। डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ के होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं एक जॉब फाइंड करने के लिए। फाइनेंशियल फैक्टर्स इसके पीछे का कारण है, जैसे कि रिसोर्सेज लाइक बुक्स, कंप्यूटर, इंटरनेट हर जगह ना हो पाना एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है जिसकी वजह से लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है। पुअर एजुकेशन स्टैंडर्ड होना, ठीक है। हाईली लिटरेसी रेट्स, ठीक है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज अमंग द वुमेन, लिमिट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पुअर एजुकेशनल स्टैंडर्ड, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाना, कहीं एजुकेशन का महंगा होना, इकोनॉमिकली उन गरीब लोगों के लिए उस एरिया में एजुकेशन का अफोर्डेबल ना होना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज अ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक अ बेसिक एम्यूनिटीज नहीं होना, पानी का नहीं मिलना, इन्फ्लुएंसेस इन द पब्लिक सर्विसेज हिंडर इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, रहने को अच्छा घर ना मिलना, टूटे फूटी जगह, सड़ा हुआ पानी, पानी ना आना, सूखा होना, ये सारी चीज़ें। बैलेंस ऑफ अ पेमेंट डिटोरेशन, assistant current account deficits puts a pressure on the attracting capital and can lead to the currency dispersion. The next thing is a high level of the private debit. Concern about the rising property प्राइजेस एंड इन्फ्लेशन इफेक्ट द लोन रीपेमेंट एबिलिटी, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ के रेट बढ़ जाते हैं तो लोन की रीपेमेंट एबिलिटी पे प्रॉब्लम आती है, और ये चीज़ भी कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक फैक्टर है। या किसी को हम प्रेशराइज करते हैं कि भाई तू इतना हमें दे, किस अकाउंट में इतना पैसा रख। आप देखोगे, आप बैंक अकाउंट भी खुलवाने जाओ अगर, तो वो आपको कहते हैं कि भैया आपको 1000 रुपीज़ तो इसमें मिनिमम बैलेंस रखना ही रखना है। दे आर प्रेशिंग यू टू पुट 1000 बैलेंस इन दिस बैंक अकाउंट, जबकि अगर इस गरीब के पास 1000 रुपया नहीं है रखने के लिए, वो कैसे रखेगा। तो इसलिए अब हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नई स्कीम्स के थ्रू जीरो अकाउंट या कुछ स्पेशल अकाउंट्स उन लोगों के लिए खोले हैं। इनइक्वालिटी, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ बेनिफिट स्किल्ड एंड वेल्दी इंडिविजुअल मोर, लीविंग मैनी रूरल पुअर बिहाइंड।
ठीक है। इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो बेनिफिट कर जाती है स्किल्ड और वेल्दी इंडिविजुअल को, जबकि वो गरीब है जो उसको कभी कोई बेनिफिट मिलता ही नहीं है। ठीक है। लार्ज बजट डिफिक्ट्स, लिमिटेड स्कोप फॉर इन्वेस्टिंग इन पब्लिक सर्विस लाइक हेल्थ और एजुकेशन में ड्यू टू द सिग्निफिकेंट बजट डिफिक्ट। जब हमारा बजट आता है उसमें कोई डिफेक्ट्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, हेल्थ और एजुकेशन पे प्रॉपरली खर्चा ही नहीं करते हैं, जो भी कहीं ना कहीं हमारा एक इकोनॉमिक फैक्टर बन जाता है। रिजिड लेबर लॉ, जो लॉज होते हैं वो एक्सपैंड करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉर्मिंग वर्कर्स विदाउट गवर्नमेंट परमिशंस। ठीक है। नेक्स्ट इज इनएफिशिएंट एग्रीकल्चर। Despite employing over half of the workforce, agriculture contribute less than the fifth of economic output, indicating the inefficiency. पुअर टैक्स कलेक्शन रेट है, बहुत सारे लोग टैक्स ही नहीं भरते हैं। अब खासकर जो बिजनेसमैन होते हैं जो क्या करते हैं, अब वो अपना टैक्स छुपा सकते हैं, तो वो अपना बोलते हैं कि भाई हमें तो उतनी कमाई ही नहीं हुई है, वो उतना पे ही नहीं करते हैं। तो जो लो टैक्स रेवेन्यू होता है एज अ पर्सन ऑफ जीडीपी ड्यू टू द करप्शन और टैक्स अवॉइडेंस एंड द कॉम्प्लिकेटेड टैक्स रेट, सो वो जीडीपी परसेंटेज हमारी कम हो जाती है। बिजनेस डिफिकल्टी, चैलेंज इन इन्फोर्सिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स, डीलिंग अप विद द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, पेइंग टैक्सेस एंड ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स हिंडर द बिजनेस ऑपरेशन। ये कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस ऑपरेशंस को भी इफेक्ट आउट करते हैं। इनइक्वालिटी विद इन द रीजन्स, इकोनॉमिक ग्रोथ है जो बेनिफिट करती है सर्टन रीजन्स को, लीडिंग टू द रूरल पॉवर्टी परसिस्टिंग इन सम एरिया डिस्पाइट द ग्रोथ इन द टेक्नोलॉजीज हब। ठीक है। और the last is the issue related to digitalization. ठीक है। while technologies कल advances have improved to access the information, they also bring a negative social impacts that they need to be addressed, such as the privacy concern and the job displacement. अब क्या होता था कि कुछ जॉब्स हम अब डिजिटली पैसे कलेक्शन होने लगे, तो पहले कई बार लोग क्या करते थे, पैसे कलेक्ट करने के लिए एक आदमी रखते थे। अब जब पैसे ऑनलाइन खुद आ जाते हैं तो अब वो आदमी की जॉब चली गई। दूसरी चीज़ ये हुई कि कई बारी किसी के पैसे चोरी हो जाते हैं, कोई किसी के पैसे मतलब कि ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाते हैं, तो बहुत सारे प्राइवेसी कंसर्न्स आने लग पड़े इस डिजिटलाइजेशन के बाद होने में। इसके कई बेनिफिट्स तो थे बट इसके कहीं ना कहीं नुकसान भी रहे। अब रोल क्या है स्कूल का इन टीचिंग द सोशल साइंस। तो पहला रोल है स्कूल हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे सोसाइटी काम कर रही है, कैसे वहाँ के पीपल बिहेव कर रहे हैं। दूसरा उसका रोल है स्कूल का, वो हमें रिस्पॉन्सिबल बनाता है, हाउ टू बी अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर फॉर आवर कम्युनिटी एंड द कंट्री। ठीक है। थर्ड थिंग आपको स्कूल बताता है या शो करता है कि कैसे पीपल फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड हैव डिफरेंट कस्टम्स ट्रेडिशन विच हेल्प्स यू टू रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, ये हमें सिखाता है अबाउट द पास्ट, जो हमें हेल्प आउट करता है टू मेक द सेंस ऑफ अ प्रेजेंट एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज सोशल साइंस की क्लासेस टेक अस ऑन अ वर्चुअल ट्रिप्स, ये आपको वर्चुअल ट्रिप्स पे लेके जाती हैं टू डिफरेंट कंट्रीज या हिस्टोरिकल पीरियड्स पे, प्लेसेस पे, जहाँ पे आप लर्निंग को फनी और एक्साइटिंग वे में पढ़ सकते हो। ठीक है। द सिक्स पॉइंट इज थ्रू द प्रोजेक्ट वर्क और एक्टिविटीज़, हमें ये कोलेबोरेटिवली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना सिखाती हैं, कोलेबोरेशन स्किल्स हमारे में एनहांस करती हैं। स्कूल हमें इनकरेज करता है यूज़ करने के लिए आवर वॉइस, आवर ओपिनियन, स्टैंड अप फॉर व्हाट वी बिलीव इन एंड मेक अ पॉजिटिव डिफरेंस इन आवर कम्युनिटीज़। कि भाई खड़े हो, वो बोलो, आवाज़ उठाओ अपनी, जो आपको गलत लगता है, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शो करो। ठीक है। beyond going beyond the book, we do not just read about the social issues, we also discuss them, debate them and even visit the places related to them to understand them बेटर। हम इवन बुक से नहीं पढ़ते, हम डिबेट्स करते हैं, हम सेमिनार्स करते हैं, हम वर्कशॉप अटेंड करते हैं, हम किन प्लेसेस पे भी जाते हैं जहाँ पे लोगों के साथ वो सोशल इश्यूज हो रहे होते हैं और उनको डीपली समझते हैं। बिकमिंग लीडर्स, हम पार्टिसिपेट करते हैं जब किसी क्लब में, जैसे कि NCC क्लब में, और यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं कोई इवेंट्स को, जैसे डिबेट्स या क्विजेस। ये हमें डेवलप करती है हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ या कॉन्फिडेंस भी। ठीक है। हम कनेक्ट करते हैं विद द रियल वर्ल्ड। ये फील्ड ट्रिप है, जो एक्सकर्शंस हैं, वो हमें एक्सपीरियंस दिलाती हैं, व्हाट वी लर्न इन द क्लास इन द फर्स्ट हैंड मेक द लेसन मोर मीनिंगफुल एंड द मेमोरेबल। ठीक है। और यहाँ पे रोल होता है कि हमें
क्रिटिकली थिंकिंग करना सिखाना, हमें सोशली लोगों के साथ बिहेव करना सिखाना, हमें लोगों का सोशल लेवल पढ़ना सिखाना, हमें जोग्राफिकल हमारा कैसे सिस्टम वर्क करता है वो सिखाना, हमारे इकोनॉमिकल इंडिया कैसे वर्क कर रहा है उसका बताना, हमारे पॉलिटिकल लॉज पॉलिसीज़ कैसे बनते हैं ये सब कुछ हमें बताना, हमें हमारे जो रूल्स हमारे रेगुलेशंस हैं, जो हमारे लॉज हैं, जो हमारे फैक्टर्स हैं जो हमारी ग्रोइंग इंडिया को इफ़ेक्ट कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में बताना। ठीक है, तो ये सारा रोल है एक स्कूल का आपको सोशल साइंस के बारे में। अब प्रोफेशनल क्वालिटीज़ क्या हैं एक गुड सोशल साइंस टीचर की? तो पहली बात, जो गुड टीचर है वो पेशेंट होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए और हेल्प करना चाहिए अपनी स्टूडेंट को लर्निंग फ़नी वे में पढ़ने के लिए, ठीक है, फ़न के साथ पढ़ने के लिए। दूसरा है कि ये दे नो हाउ टू एक्सप्लेन द, जो टीचर है उसको ये पता होना चाहिए कि कैसे उसको आपको टॉपिक को क्लियरली एक्सप्लेन करना है, कौन से डिफरेंट टीचिंग मेथड को यूज़ करना है और कैसे आपको एक्सप्लेन करना है ताकि आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टॉपिक भी पढ़ सको। ठीक है, अंडरस्टैंड करना स्टूडेंट को, जो गुड टीचर होता है वो हमेशा अपने स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करता है, वो इस बात को समझता है कि हर स्टूडेंट डिफरेंटली तरीके से बिहेव करता है और उसको कैसे उसको हेल्प करनी है उसकी सक्सेस में। ठीक है, प्लानिंग लेसन, जो अच्छा टीचर होता है वो हमेशा लेसन केयरफुली प्लान करके आता है, ऑर्गेनाइज करता है कि भाई उसको क्या टीच करना है और मेक श्योर करता है कि स्टूडेंट रोज़ एक नई चीज़ सीखे अपनी लाइफ में। ठीक है, एक गुड टीचर हमेशा अंडरस्टैंड करता है कि व्हाट स्टूडेंट टू बी लर्न इन द स्कूल और कौन सी बुक उसको पढ़नी है और कौन सा मटेरियल उसको पढ़ाना है अकॉर्डिंग टू देयर सिलेबस। ठीक है, द सिक्स पॉइंट इज़ अ गुड लीडर, जो एक अच्छा टीचर होता है वो जानता है कि उसको क्लासरूम को कैसे मैनेज करना है, कैसे स्टूडेंट का इंटरेस्ट बना के रखना है और कैसे उसको हैप्पी इन्वायरमेंट में पढ़ाना है। ठीक है, तो सेवंथ पॉइंट हमारा कह रहा है लर्निंग एंड ग्रोइंग। अ गुड टीचर हमेशा कीप लर्निंग न्यू थिंग्स बाय देमसेल्फ और दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द वेज टू इम्प्रूव एंड हेल्प देयर स्टूडेंट टू डू बेटर। द नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग द स्कूल। ठीक है, दे नो अबाउट द स्कूल एंड द कम्युनिटी and they understand the student background and use the knowledge to help them to learn। उसको स्टूडेंट के बैकग्राउंड के बारे में पता है तो वो उस बैकग्राउंड को समझते हुए बच्चे को पढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, नोइंग देमसेल्फ। द नेक्स्ट थिंग इज अ गुड टीचर अंडरस्टैंड करता है अपनी स्ट्रेंथ को भी अपनी वीकनेसेस को भी और दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कि भाई उसको कैसे अपनी जॉब में और बेटर आउट करना है। रीडिंग एंड लर्निंग, ये एक टीचर जो है वो रीड करता है, बुक्स टॉक करता है दूसरे टीचर के साथ ताकि उसको न्यू आइडियाज़ मिलें और वो अपने एक्सपीरियंस को गेन कर सके और एक एक्सपीरियंस या एक अच्छे तरीके से एक बेस्ट टीचर बन के इंसान स्टूडेंट को और अच्छे से कोई टॉपिक की नॉलेज दे सके। अब प्रोफेशनल ग्रोथ क्या है सोशल साइंस टीचर की? तो प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए टीचर को क्या करना है? और टीचर कैन टेक द क्लासेस एंड लर्न द न्यू थिंग्स अबाउट द टीचिंग। ठीक है, टीचर को यूज़ करनी है वेबसाइट डिफरेंट डिफरेंट ताकि उसको न्यू आइडियाज़ और न्यू मटेरियल मिले जो बच्चे को पढ़ा सके। टीचर्स को दूसरे स्कूल्स में जाना है और वहाँ के टीचर से देखना है कि वो कैसे पढ़ाती हैं और उनसे हेल्प लेनी है अगर उनको कोई प्रॉब्लम है। टीचर्स को टीचर्स ग्रुप को ज्वाइन करना है जहाँ पे वो बाकी टीचर्स अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं और ये भी आइडियाज़ अपने शेयर करें ताकि इनके आइडियाज़ भी और इम्प्रूव हों और ये बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ा सकें। टीचर को कॉन्फ्रेंसिस पे जाना चाहिए ताकि वो एक्सपर्ट्स से नए टॉपिक या न्यू ट्रेंड्स के बारे में सीख के आएँ। टीचर्स को रीड करनी चाहिए मैगज़ीन जो टीचर्स के लिए होती है ताकि वो न्यू टीचिंग मेथड्स को एक्सप्लोर करें। ठीक है, टीचर को ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए ताकि टीचर को आज की डेट की जो हमारी ऑनलाइन ट्रेंडिंग चल रहा है एज अ क्लासरूम्स या ऑनलाइन न्यू इंटरेक्टिव ऐप चल रहे हैं उन पे भी पढ़ाना आए। ठीक है, टीचर्स को बहुत सारी वीडियोस वॉच करनी चाहिए ताकि वो न्यू लर्निंग मेथड सीख सके। आस्क क्वेश्चन, टीचर कैन आस्क क्वेश्चन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, वो दूसरों से क्वेश्चंस पूछे और अगर उसको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो सीखे। कीपिंग लर्न, टीचर शुड ऑलवेज कीप लर्न टू डू अ बेटर एट देयर जॉब, वो हमेशा पढ़ती रहे सीखती रहे ताकि उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। वो स्टूडेंट से या अपने कोलीग से फीडबैक ले सकती है कि भाई तुम्हें मेरी अच्छा कैसे लगा लेसन या मुझे किस चीज़ में इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, टीचर को हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए न्यू मेथड्स और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। टीचर को हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए ताकि वो हेल्प कर सके दूसरे टीचर्स को भी जहाँ पे उनको चैलेंज आ रहा है और वो खुद भी मोटिवेटेड रहे। ठीक है, टीचर को एजुकेशनल ऐप्स का यूज़ करना आना चाहिए ताकि वो बेटर वे में स्टूडेंट्स को पढ़ा सके
इंटरेस्टेड वे में बच्चों को पढ़ा सके। अटेंड वर्कशॉप, टीचर को न्यू वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए ताकि वो अपनी न्यू स्किल्स को एनहांस कर सकें। टीचर्स को इन सर्विसेज कोर्स अटेंड करने चाहिए ताकि वो न्यू टीचिंग मेथड सीखें। टीचर्स को प्री सर्विसेज कोर्स अटेंड करने चाहिए ताकि उनको पता लग जाए कि उनको जब किसी जॉब को ज्वाइन करना है तो उनको वहाँ पे बच्चों को जाके कैसे पढ़ाना है। टीचर्स को टाइम टू टाइम इंडक्शन कोर्सेज, ओरिएंटेशन कोर्सेज को करना चाहिए ताकि वो अपनी स्किल्स को डेवलप आउट कर सके। टीचर को मोटिवेट करना चाहिए टुवर्ड्स द हायर एजुकेशन, कि वो डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री करें ताकि उनकी नॉलेज और एक्सपैंड हो जाए। टीचर्स को पेरेंट्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ पर मंथली एंड वीकली या जैसे भी करके इंटरेक्ट करना चाहिए ताकि वो बच्चे को भी समझे और अपने आप को भी समझे और अपने आप की प्रॉब्लम्स को भी इम्प्रूव करे और स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग भी बच्चे को पढ़ाए। टीचर को एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। टीचर को समझ आना चाहिए कि कैसे दो स्टूडेंट एक नहीं हो सकते, कैसे किसका पढ़ने का डिफरेंस क्या है। टीचर को बच्चे को एनालाइज करना आना चाहिए, बच्चे को समझना आना चाहिए ताकि वो स्टूडेंट की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को जाने और उस पे काम करे और उस बच्चे को क्या करे, अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स एंड नीड बच्चे को पढ़ाए। टीचर हमेशा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ताकि वो अगर उसको कभी किसी स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े तो वो वहाँ पे बैठ के उसको रिमीडियल एक्टिविटीज़ भी दे। सो इसी के साथ हमारा आज का यूनिट नंबर 1 सोशल साइंस का कंप्लीट होता है। 302 टीचिंग ऑफ सोशल साइंस BEd सेमेस्टर 3। यूनिट नंबर 3 ऑलरेडी अपलोडेड है, यूनिट नंबर 1 मैंने अपलोड कर दिया है। जल्दी से जल्दी मैं यूनिट नंबर 2 भी अपलोड कर दूंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइम टू टाइम जब भी वीडियो आए वो देख सके। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं एक नई वीडियोज़ के साथ। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सिर्फ वीडियोज़ ही देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टू मेक मी motivated. So bye bye everyone.